हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग मॉरिस गिन्सबर्ग या फिर इन्हें हम लोग जिन्सबर्ग भी कहते हैं, तो मॉरिस गिन्सबर्ग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मॉरिस गिन्सबर्ग की सोशियोलॉजी नाम की बुक है और इन्होंने कुछ कथन भी दिए हैं। हम लोग उन्हीं के बारे में ज़्यादा याद करते हैं या ये कहें कि रटते हैं कि ये कथन जो है वो मॉरिस गिन्सबर्ग का कहा गया है या मॉरिस गिन्सबर्ग के द्वारा दिया गया है। तो आज हम लोग मॉरिस गिन्सबर्ग के बारे में डिटेल में समझेंगे कि आखिर में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है समाजशास्त्र में। और अगर मॉरिस गिन्सबर्ग से संबंधित कुछ कथन पूछे जाते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर उनकी कुछ बुक्स भी पूछी जाए या उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन जो दिया है सोशियोलॉजी में उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो एक थिंकर के रूप में मॉरिस गिन्सबर्ग को आज हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग इनकी इमेज देख सकते हैं। ये मॉरिस गिन्सबर्ग की इमेज है। मॉरिस गिन्सबर्ग जो है वो इनका जीवन काल अगर देखें तो 14 मई 1889 से 31 अगस्त 1970 तक रहा। अच्छा, जो मॉरिस गिन्सबर्ग के बारे में कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन डिस्कस जो है वो हम लोग हिंदी में करेंगे क्योंकि लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों में यदि हम लोग डिस्कस करें तो। बाकी आप लोग जो स्टूडेंट्स या जो हमारे साथी इंग्लिश कंटेंट को प्रेफर करते हैं वो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश कंटेंट को देख सकते हैं। कंटेंट जो है वो मैंने कुछ विकिपीडिया से लिया है, कुछ कंटेंट जो है वो अदर प्लेटफॉर्म से मैंने लिया है। तो चलिए हम लोग अभी डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। ये एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे जिन्होंने इस अनुशासन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अनुशासन के विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन, तो डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन के लिए इनको जाना जाता है। इसमें इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने 1930 के दशक में द सोशियोलॉजिकल रिव्यू के संपादक के रूप में कार्य किए थे और बाद में 1951 में ब्रिटिश सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष और इसके पहले अध्यक्ष 1955 से 1957 तक बने थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ब्रिटिश सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की बात की जा रही है और ब्रिटिश सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष जो बने थे वो थे मॉरिस गिन्सबर्ग। वे 1942 से 1943 तक अरिस्टोटेलियन सोसाइटी के अध्यक्ष रहे, जिसमें अरस्तु से जो आप सभी को पता है कि अरस्तु एक फिलोसफर रहे हैं और अरस्तु के विचारों पे जो सहमति देने वाला ग्रुप है इसे अरिस्टोटेलियन कहते हैं। तो ये एक सोसाइटी है, तो इसके ये अध्यक्ष थे 1942 से 1943 तक। और द रेस क्वेश्चन, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर कोई एग्ज़ाम में कभी ये पूछ दिया जाए कि द रेस क्वेश्चन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है या किस विचारक से जुड़ा हुआ है तो ये मॉरिस गिन्सबर्ग हैं। द रेस क्वेश्चन नामक यूनेस्को 1950 के वक्तव्य का मसौदा तैयार करने में इन्होंने मदद की थी। तो 1950 की बात हो रही है। यूनेस्को में जो द रेस क्वेश्चन नामक वक्तव्य का मसौदा तैयार किया गया था ये इन्होंने भी इसमें हेल्प की थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश कंटेंट देख सकते हैं। मॉरिस गिन्सबर्ग वाज अ ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हु प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन। He served as editor of the Sociological Review in the 1930s and later became the founding chairman of the British Sociological Association in 1951 and its first president from 1955 to 1957. He was president of the Aristotelian Society from 1942 to 1943 and helped draft the यूनेस्को 1950 स्टेटमेंट टाइटल द रेस क्वेश्चन। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मॉरिस गिन्सबर्ग से जुड़ा हुआ है। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ओके,
इनकी जीवनी की बात हम लोग कर लेते हैं, आखिर में इनका जीवन कैसे बीता था। तो 1918 में इनका जन्म केल्मे में हुआ था, जो लिथुआनिया के काउनास प्रांत का एक छोटा सा शहर है और उस समय वो रूसी साम्राज्य के कब्जे में था। उन्हें एक ऐसी शिक्षा दी गई थी जिसे एक छोटे, अलग थलग और अत्यधिक धार्मिक यहूदी समुदाय द्वारा अपनाए गए मानकों के अनुसार अच्छा माना जाता था। हिब्रू और धार्मिक सिद्धांतों का उनका ज्ञान जो है वो पर्याप्त था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। 13 साल की उम्र में उन्हें घर से दूर तेलशियाई और फिर विली जम्पोले भेज दिया गया, जहां तालमुड के अध्ययन के लिए 2 प्रसिद्ध येशिवोत यानी जिन्हें एकेडमिक कहते हैं वो वहाँ पे स्थित थी। वे वहाँ 15 साल की उम्र तक रहे और बड़े उत्साह के साथ रब्बी विद्या का अध्ययन उन्होंने किया था। इस समय के आसपास हिब्रू साहित्य का पुनरुत्थान हुआ और कई यहूदी लेखकों ने रूस के यहूदियों को पश्चिमी लोगों की शिक्षा से परिचित कराने का प्रयास किया। इस तरह से वह यूरोपीय विचारों के संपर्क में आए और उनमें धर्मनिरपेक्ष ज्ञान की तीव्र इच्छा पैदा हुई। तो जैसा आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि जब बचपन में वो थे तो उस समय उनको जो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है या धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। लेकिन जब वो पश्चिमी शिक्षा के या पश्चिमी या ये कहें यूरोपीय विचारकों के संपर्क में आते हैं या इन विचारों के संपर्क में आते हैं, तो उस समय से इनके अंदर जो है वो धर्मनिरपेक्ष ज्ञान को जानने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। हालांकि वे लंदन विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा की तैयारी करने में सफल रहे, जिसे उन्होंने जनवरी 1907 में पास किया। दुर्भाग्य से परिस्थितियों के तनाव ने उनके लिए आगे बढ़ना असंभव बना दिया। कुछ वर्षों तक वे एक कपड़े की फैक्ट्री में क्लर्क के रूप में कार्यरत रहे और बाद में एक इंजीनियरिंग की दुकान में उन्होंने काम किया था। अंततः उन्हें मार्गरेट के एक छोटे से कॉलेज में शिक्षक की नौकरी मिल गई, जहां वे लगभग 1910 तक रहे। वहां रहते हुए उन्होंने इंटर और बीए की परीक्षा पास की। नतीजतन उन्हें समाजशास्त्र में मार्टिन वाइट छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसने उन्हें 2 साल के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अध्ययन करने में सक्षम बनाया। यहाँ पे आप लोगों को एक बात बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग जितने वेस्टर्न थिंकर को देखते हैं या पश्चिमी विचारकों को अक्सर करके, चाहे वो हम विल्फ्रेडो पैरेटो की बात करें या फिर हम और भी जो विचारक रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा देखा है कि ये लोग कभी भी हार नहीं माने, कुछ न कुछ बुरी परिस्थितियों में भी अपने आप से लड़ते रहे और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और बाद में ये सफल हुए भी हैं। यहाँ पे एक बात और मैं यह डिस्कस करना चाहूँगी कि जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज है, यहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चे जो पढ़ते हैं तो बच्चे जब तक कि सेटल ना हो जाएं, किसी जॉब को ना ले लें या अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी ना ले लें, तब तक माता पिता जो हैं उनकी मदद करते रहते हैं, चाहे वो पढ़ने के मामले में है, चाहे उनको आगे की तैयारी करनी है। लेकिन ये माहौल जो है वो हमें विदेशों में नहीं दिखता है। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या ये हम कहें अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चे जो हैं जैसे ही हाई स्कूल की परीक्षा पास करते हैं उसके बाद से वो अपने लिए खुद रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी जीविका जो है उसका निर्वहन करना है और किस तरीके से हमें आगे को बढ़ते रहना है। तो वो चाहे किसी रेस्टोरेंट में काम करें, किसी दुकान में काम करें, कुछ ना कुछ काम करते हैं। उनके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती कि मैं इतने बड़े घर का होके या मैं अच्छी फैमिली से हूँ तो मैं दूसरी जगह काम क्यों करूँ। लेकिन वो लोग ये जानते हैं कि हमको अगर इंडिपेंडेंट बनना है, अगर हमें अपने निर्णय खुद लेने हैं तो हमें जिम्मेदारी के साथ कुछ हमें काम करने भी पड़ेंगे और जिससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अंतर दिखाई देता है। ओके, इन 2 वर्षों के दौरान उन्होंने आधुनिक और प्राचीन दर्शन के लिए दिए जाने वाले सभी प्रथम श्रेणी के पुरस्कार जीते। 1912 में उन्होंने दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र में प्रथम श्रेणी के साथ बीए ऑनर्स की परीक्षा
पास कर ली। जिन प्रोफेसरों के अधीन उन्होंने काम किया था वे थे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के डॉवेस हिक्स और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लियोनार्ड ट्रेनली हाब हाउस। तो यहाँ पे एक जो नाम आता है एलटी हाब हाउस का, आप लोग ये देखेंगे कि हाब हाउस से ये काफ़ी हद तक प्रभावित थे और इसी की शायद वजह रही कि इन्होंने हाब हाउस पे एक बुक भी लिखी है। हाब हाउस ने उन्हें समाजशास्त्र में शोध कार्य के लिए आमंत्रित किया और 1913 में भी हाब हाउस के असिस्टेंट बन गए, यानी सहायक बन गए। ओके। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनका काम मुख्य रूप से समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान पर था। साथ ही उन्होंने दर्शन शास्त्र में भी अपना काम जारी रखा। उन्होंने लगातार 3 बार जॉन स्टुअर्ट मिल की छात्रवृत्ति को जीता था। संयोग से गिन्सबर्ग ने फ्रेंच और जर्मन का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने मुख्य अध्ययन क्षेत्र से बाहर उन्होंने जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी के पाठ्यक्रम भी लिए। 1914 में उन्होंने विशेष योग्यता के साथ एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी थीसिस में माले ब्रांच के दर्शन पे ये एक विचारक रहे हैं, एक शोध प्रबंध शामिल था और साथ ही उनके डिस्कोर्स ऑन मेटाफिजिक्स का अनुवाद भी था। तो ये डिस्कोर्स ऑन मेटाफिजिक्स जो है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इनका एक अनुवाद किया हुआ बुक है। ओके। इस बीच उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दर्शन शास्त्र का लेक्चरर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने आधुनिक दर्शन, तर्कशास्त्र और सामाजिक दर्शन के इतिहास पर पाठ्यक्रम पढ़ाए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने समाजशास्त्र, नैतिकता और राजनीतिक विचारों के इतिहास पर व्याख्यान दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने अनुरोध किया कि उनकी सैन्य सेवा स्थगित कर दी जाए, क्योंकि उन्हें वे पाठ्यक्रम देने थे जो पहले R.H. टाउनी, क्लेमेंट एटली और चार्ल्स मोस्टिन लॉयड द्वारा दिए गए थे। 1921 में उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सहायक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और 1923 में पूर्ण व्याख्याता नियुक्त किया गया। 1 साल बाद उन्हें समाजशास्त्र में रीडरशिप के लिए नियुक्त किया गया, जिसमें ब्रोनिस्ला मालिनोव्स्की और C.G. सेलिगमैन के साथ साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के डॉवेस हिक्स की सिफारिशों का समर्थन किया गया। उन्होंने 1921 में द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी प्रकाशित की। तो ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और 1964 तक यह 9वें संस्करण तक पहुंच गई थी। तो 1921 में इन्होंने ये बुक प्रकाशित किया, द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी, और जो 9वां एडिशन है इस बुक का 1964 में देखने को मिला और स्पेनिश से लेकर जापानी तक कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था। तो अभी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी जो है ये इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, जो कि आप लोगों को याद रहना चाहिए। ओके। 1930 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र के मार्टिन वाइट प्रोफेसरशिप के लिए हाब हाउस का स्थान लिए। 1934 में लिखी गई उनकी पुस्तक सोशियोलॉजी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सोशियोलॉजी पे इनकी एक बुक भी है, इसको द गार्जियन, ये एक न्यूज़पेपर रहा है, ने अपने श्रद्धांजलि लेख में संभवतः इस विषय पर अब तक लिखी गई सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना बताया था। ओके। तो ये 1970 में द गार्जियन में प्रकाशित हुआ था। वह 1954 से 57 तक एथिकल यूनियन, जो कि अब जो है ह्यूमनिस्ट यूके के नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष थे। आप लोगों को सेम कंटेंट जो है यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है। ओके। नेक्स्ट पेज हम लोग देखेंगे। आप लोग पॉज करके और उसके बाद से आप लोग चाहिए तो एक बार थ्रोली जो है वो रीड कर लीजिएगा। ओके।
अब हम लोग इनके कुछ विचारों को देख लेते हैं। तो मुख्य विचार इनके कौन कौन से रहे हैं। मालेब्रांचे पर अपने शोध में, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मालेब्रांचे हैं वो एक फिलोसोफर थे। तो मालेब्रांचे पर इन्होंने अपना शोध लिखा था और इसमें गिन्सबर्ग ने मुख्य रूप से मारियो नोवारो के मालेब्रांचे के अवसरवाद के सिद्धांत की आलोचनाओं के खिलाफ तर्क दिया, यह दावा करते हुए कि नोवारो ने कार्य कारण के संबंध में ह्यूम और मालेब्रांचे के बीच मुख्य अंतर को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। मालेब्रांचे वास्तव में कारण और प्रभाव के बीच एक आवश्यक संबंध से इनकार नहीं करते हैं, ये कहना मॉरिस गिन्सबर्ग का है। उनके काम में कुछ प्रमुख विषय जो है वो निम्नलिखित हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। समाजशास्त्रियों की सामाजिक जिम्मेदारी, अगर कोई एक समाजशास्त्री है तो उसकी सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है, तो समाजशास्त्रियों की सामाजिक जिम्मेदारी जिसे उन्होंने ज्ञान की नैतिकता की अधिक सामान्य समस्या के हिस्से के रूप में देखा है। उनका मानना था कि तथ्य के प्रश्नों और मूल्य के प्रश्नों के बीच संबंधों की पूरी जांच करने की तत्काल आवश्यकता थी, क्योंकि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जो मूल्य बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनमें हम एक दूसरे को मिक्स नहीं कर सकते हैं या इन दोनों का जो उत्तर है वो एक जैसा नहीं हो सकता है। तो जो तथ्य के प्रश्न होते हैं और जो मूल्य के प्रश्न होते हैं, मूल्य के प्रश्न जो होते हैं वो हम देखेंगे हमारे मूल्यों से, हमारी वैल्यूज से जुड़े हुए होते हैं, जबकि फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमारी जो वैल्यूज होती हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं वो काम नहीं करती हैं। तो इन्होंने कहा कि इसके बीच संबंधों की पूरी जांच करने की तत्काल आवश्यकता थी, विशेष रूप से सापेक्षवादी विचारों के सामने जो मानते हैं कि सामाजिक संघर्षों की उत्पत्ति जो है वो नैतिक दृष्टिकोण के बुनियादी मतभेदों से होती है। दूसरा मुख्य विषय वह प्रश्न है जिसे उन्होंने मानव स्वभाव और समाज में तर्क और अतार्किकता कहा है। तो यहाँ पे कुछ इनके फैक्ट हैं, इनसे जुड़े हुए फैक्ट हैं, तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो इनका निकलता है, रेज होता है, वो ये है कि इन्होंने कहा है कि मानव स्वभाव और समाज में जो तर्क और अतार्किकता है, तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। उन्होंने पारंपरिक दृष्टिकोण की आलोचना की जो अरस्तु से लेकर ह्यूम और बर्ट्रैंड रसेल तक व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। तो जो पारंपरिक दृष्टिकोण है समाज को समझने का, उसका इन्होंने कड़ी निंदा की है, आलोचना की है। और इन्होंने कहा कि मानवीय मामलों में तर्क का मुख्य कार्य जो है वो आवेग और भावना के स्पष्टीकरण, व्यवस्थितकरण और नियंत्रण में निहित है और उनकी पूर्ति के साधनों की खोज है। ये कहना किसका था? अरस्तु, ह्यूम और बर्ट्रैंड रसेल के जो विचार हैं ये मानते हैं और इसका इन्होंने खंडन किया। ये इन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। इन्होंने तर्क दिया, यानी मॉरिस गिन्सबर्ग कहते हैं कि तर्क और भावना को विरोध में नहीं माना जाना चाहिए। तर्क और भावना जो है वो दोनों अपोजिट नहीं है या एक दूसरे के विरोध में, अपोनेंट में नहीं है, या तर्क को भावनाओं का गुलाम नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि तर्क कार्रवाई को प्रेरित करने और भावना और संयोग को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा सकता है। जो तर्क होता है वो हमारी भावना और संयोगों को निर्देशित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अपने विचार को इस प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत किया है। तो ये इनके विचार हैं जो कि द प्लेन व्यू में प्रकाशित हुआ था फरवरी 1955 में, और जिसको किस टॉपिक के से किया गया था? क्या तर्क जो है वो भावनाओं का गुलाम है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा है, अपने विचार दिए हैं, उसको हम लोग समझेंगे। इन्होंने कहा कि हमें ह्यूम के अनुसार तर्क को भावनाओं का गुलाम मानना और कांट के अनुसार तर्क को स्वतंत्र और भावनाओं पर हावी होने के बीच चयन नहीं करना है। हमें इसे अपने व्यक्तित्व के रूप में समझ सकते हैं
जो हम हैं हम इसे अपने व्यक्तित्व के रूप में, यानी कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, हम उसके संदर्भ में समझ सकते हैं, जो सचेत विचार से कहीं अधिक गहराई से एकीकरण के लिए प्रयास करता है। लेकिन जितना अधिक यह विचार का उपयोग करता है उतना ही अधिक प्रभावी होता है, मूल आवेगों और रुचियों के भीतर और उनके माध्यम से काम करता है और उनसे अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये कथन जो है वो मॉरिस गिन्सबर्ग के द्वारा कहा गया है। ओके। मॉरिस गिन्सबर्ग नैतिकता में तर्क की भूमिका की जांच करने में लगातार व्यस्त थे। इस पर उनकी स्थिति को कभी कभी गलत भी समझा गया है। उन्होंने समाजों के बीच और समूहों और व्यक्तियों के बीच नैतिकता की विविधता को विश्लेषित किया है या विश्लेषण किया है, लेकिन इस मान्यता और धारणा के बीच एक स्पष्ट अंतर किया कि नैतिकता पूरी रूप से सापेक्ष होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप वे उन लोगों के साथ मुद्दा उठाने के लिए तैयार थे जिन्होंने नैतिकता के भावनात्मक सिद्धांतों को प्रतिपादित किए थे, और जो लोग उदाहरण के लिए सापेक्षवादी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए सांस्कृतिक मानवविज्ञानी के काम से प्रभावित थे। सांस्कृतिक सापेक्षवाद हालांकि नैतिक सापेक्षवाद को शामिल नहीं करता है। जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद है वो नैतिक सापेक्षवाद को शामिल नहीं करता है, जैसा कि इसके विरोधी अक्सर एक स्ट्रॉ मैन तर्क में दावा करते हैं। तो ये भी एक विचारक हैं। ओके। गिन्सबर्ग ने प्लेटो, अरस्तु, मिल, सिडविक और हॉबहाउस की परंपरा में नैतिकता के वस्तुवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इससे उन्हें यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि मूल्य और दायित्व, अच्छा और बुरा ऐसे शब्द हैं जिन्हें एक दूसरे में और अधिक कम या विश्लेषित नहीं किया जा सकता है, या ऐसे शब्दों में नहीं जो उन्हें इंगित ना करें, और उन्हें रिप्रेजेंट ना कर पाएँ, ऐसे शब्दों में हम इन्हें डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वह नैतिक विकास के स्तरों की धारणा के साथ भी सकारात्मक रूप से पेश आते हैं। तो नैतिक विकास के जो स्तर होते हैं इसके लिए भी ये पॉजिटिवली सोचते हैं और इनका आकलन करने के लिए मानदंड सुझाते हैं। इन मानदंडों का उपयोग करके आधुनिक दुनिया में विभिन्न समाजों के बीच स्तर के स्पष्ट अंतर का पता लगाना संभव है। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि इन मामलों में कोई अंतिमता यानी एंडिंग और परिस्थितियां और समाज बदलते रहते हैं, जिसमें प्रगति और प्रतिगमन शामिल होता है। यानी कि ये चीज़ें जो हैं इसमें कोई एंड नहीं है, बल्कि इसमें कुछ न कुछ इनके सिचुएशन में, उनकी स्थिति में, उनकी परिस्थिति में चेंजेस होते रहते हैं, यानी परिवर्तन होते रहते हैं। वे अनिवार्य रूप से न्याय की प्रकृति और समानता के साथ इसके संबंधित तथा सामाजिक परिवर्तन और सुधार के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कानून से संबंधित प्रश्न से भी चिंतित थे। दंड की नैतिकता और व्यक्तिगत नैतिक स्वतंत्रता की जटिल प्रकृति और कानूनी बाध्यता के साथ इसके जुड़ाव की जांच इन्होंने ऑन जस्टिस इन सोसाइटी में किया है, जो कि 1965 में प्रकाशित हुई थी। तो वही मान लेते हैं हमारी अपनी व्यक्तिगत नैतिकता की स्वतंत्रता कुछ है, लेकिन जो दंड की नैतिकता होती है तो बहुत बार होता है कि इसमें कन्फ्लिक्ट भी होता है। हम ये देखेंगे कि कभी कभी आप लोग देखेंगे कि जो दंड दिया जाता है यदि किसी को, वो उस लायक नहीं होता है कि वो दंड उसे दिया जाए, फिर भी उसे दंड मिलता है और वो उसकी अपनी जो व्यक्तिगत जो नैतिक स्वतंत्रता थी तो उसका हनन होता है। तो ये देखते हैं कि ये भी जो हम देखेंगे एक जटिल प्रकृति है, इसका नेचर है। और इन्होंने इन सारी बातों का जो खुलासा है या इसमें क्या संबंध पाया जाता है, इसको अपनी बुक ऑन जस्टिस इन सोसाइटी में इन्होंने कहा है, जहाँ वे इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हैं। इन्होंने कहा कि 3 प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इसमें पहला प्रश्न है कि क्या बल का प्रयोग आवश्यक है। इन्होंने कहा कि क्या
कभी भी किसी भी सिचुएशन में बल का प्रयोग आवश्यक है, या क्या लक्ष्य को अनुनय या स्वैच्छिक समझौते से सुरक्षित किया जा सकता है। ये अगला प्रश्न पूछते हैं कि क्या विचाराधीन लक्ष्य को मजबूरी से प्राप्त किया जा सकता है, या क्या इसका मूल्य इसके स्वतंत्र रूप से या सहज रूप से पीछा किए जाने पर निर्भर करता है। इन प्रश्नों का सामना उन अधिकारों और कर्तव्यों के बीच अंतर करने के किसी भी प्रयास में किया जाना चाहिए जिनके लिए कानूनी सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है या अनुमति होती है, और अधिकार और कर्तव्य जो नैतिक साधनों द्वारा सबसे अच्छी तरह से सुनिश्चित किए जाते हैं, यानी आंतरिक विश्वास और स्वतंत्र स्वीकृति द्वारा। ओके। उनके काम में एक और व्यापक विषय था, और वह था उदारवादी मानसिकता की वकालत करना। उन्होंने कट्टरता, आवेग, अधिनायकवाद के खिलाफ इसका विरोध किया। तो वो जो कट्टरता होती है या आवेग होता है, इसका इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है। वे विवेक, शांति, चिंतन और निर्णय में संयम के पक्षधर थे, यानी कि हमें संयम पूर्वक सोचना चाहिए, समझना चाहिए। समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण जो है वो मूल रूप से अपोलोनियन था, यानी कि पॉजिटिवली वो सोसाइटी को देखते थे, और वे डायोनीशियन स्वभाव पर भरोसा नहीं करते थे, जहाँ पे हमें ये दिखता है कि समाज में बहुत ज़्यादा असंतुलन दिखाई दे रहा है, एक डिलेमा की कंडीशन दिखाई दे रही है, समाज में कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसे विचारों पे वो विश्वास जो है नहीं करते थे, हालांकि वे इसकी प्रकृति और इसकी शक्ति को समझते थे। जैसा कि उन्होंने कहा, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस ये 1953 में प्रकाशित हुई है, और इसके पृष्ठ 72 और 73 पे इन्होंने कहा है कि उदारवादी दिमाग की विशेषता कट्टरता से घृणा, मानवीय खुशी और मानवीय जीवन के संदर्भ में कीमत गिनने की अधिक तत्परता, हिंसा के प्रभावों के बारे में गहन जागरूकता है, जो इसे इस्तेमाल करने वालों और इसे झेलने वाले दोनों पर होता है। तो जो इस्तेमाल करते हैं उन पे भी इसका असर पड़ता है, और जो इसे झेलते हैं उस पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में कंटेंट, सेम थ्योरीज इनकी क्या रही हैं, इनके मेन आइडियाज़ क्या रहे हैं, ये आप लोगों को इंग्लिश में यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है। ये आप लोगों को इसका सेकेंड पेज है। ओके, ये इनका कोट है जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, इन्होंने मोरल रिलेटिविज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म की भी बात की है, और दोनों को इन्होंने डिफ्रेंशिएट भी किया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहली बुक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, द मटेरियल कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सिंपलर पीपल। ये एल.टी. हबहाउस और व्हीलर के साथ इन्होंने लिखा है 1915 में। 1920 में इनकी बुक आती है द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी, और ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये विभिन्न भाषाओं में, जापानीज और भी दूसरी भाषाओं में इस बुक का ट्रांसलेशन भी किया गया था, और ये 9 एडिशन में ये बुक आई थी, जो कि ऑलमोस्ट 1966 के आसपास में या 64 के आसपास में नवा एडिशन आया था। तो ऑलरेडी हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं। एल.टी. हबहाउस करके भी इन्होंने एक बुक लिखा है, और ये J.A. हॉब्सन के साथ इन्होंने 1931 में बुक जो है वो प्रकाशित हुई थी। ओके, स्टडीज़ इन सोशियोलॉजी 1932, सोशियोलॉजी 1934। ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी 1947। ये अभी ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। 1923 में आप लोग देख सकते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ Malebranche's dialogues on metaphysics and on religion।
तो ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, एसेज इन सोशियोलॉजी एंड सोशल फिलॉसफी। एसेज इन सोशियोलॉजी एंड सोशल फिलॉसफी जो बुक है, ये इनकी 3 वॉल्यूम में बुक आई थी, और जिसमें कि पहली बुक जो है वो है ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ मोरल्स। तो ये पहली एडिशन थी। सेकंड जो एडिशन है यही आप लोगों की यहाँ पे दिख रही है, रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी। तो रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी यहाँ पे सेकंड वॉल्यूम है। और थर्ड वॉल्यूम जो है इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस, ये 1956 में बुक प्रकाशित होती है, जो कि एसेज इन सोशियोलॉजी एंड सोशल फिलॉसफी का ही एक वॉल्यूम था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने बुक्स देखी, अभी हम लोग कुछ बुक्स के फ्रंट पेज कवर देख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग पहला बुक देख रहे हैं, द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी। ओके, रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, स्टडीज इन सोशियोलॉजी। 1 मिनट। रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, स्टडीज इन सोशियोलॉजी, लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड इन द 20th सेंचुरी, ऑन जस्टिस इन सोसाइटी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग इसमें से जितनी बुक्स हैं सब पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एल्टी हॉबहाउस, इनकी बुक जे जॉनसन के हॉब्सन के साथ में मॉरिस गिन्सबर्ग ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा ब्लर है बट यहाँ पे नेम आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, सोशियोलॉजी, मॉरिस गिन्सबर्ग की बुक। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रीज़न एंड एक्सपीरियंस इन एथिक्स, मॉरिस गिन्सबर्ग की बुक है। डायलॉग्स ऑन मेटाफिजिक्स एंड ऑन रिलीजन, तो ये जो है मालब्रांचे पे ये इन्होंने ये उन्हीं के एडिट की गई बुक है। तो ये कुछ इनके बारे में आज हम लोग फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए। मॉरिस गिन्सबर्ग को हम लोग सोशियोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या हैं, इनके क्या विचार रहे, ये कुछ फैक्ट थे। साथ में आप लोगों को ये पता चला कि एल्टी हॉबहाउस से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और मैं ट्राई करूँगी कि एल्टी हॉबहाउस पे भी मैं एक लेक्चर लेके आऊँ, जिससे कि अभी हम लोग क्या है समाज शास्त्र पढ़ते हैं तो हम लोगों को जितने भी थिंकर्स हैं उनके बारे में सबकी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जब हम उनको समझेंगे पढ़ेंगे, क्या है अगर हम किसी थिंकर को पढ़ते हैं तो हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, बल्कि एक पर्सनालिटी, एक थिंकर, एक पर्सन, एक सोशोलॉजिस्ट को हम समझते हैं, पढ़ते हैं कि उनके क्या विचार थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था कि हम समाजशास्त्र में उन्हें पढ़ रहे हैं। तो इसलिए एज अ सोशोलॉजी स्टूडेंट्स ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, वरना हम लोग सोशोलॉजी के स्टूडेंट नहीं कहला सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने ही फील्ड के जब विचारकों को नहीं जानेंगे तो फिर हमें ये कहने का भी कोई हक नहीं है कि हम सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं। ओके, और दोस्तों इस बीच में चूँकि विंटर ब्रेक हो गया था तो इसके लिए बच्चों की भी छुट्टियां हो जाती हैं, तो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ जो होता है वो अलग तरीके से बिज़ी हो जाता है। तो मैं लगभग 8-10 डेज़ के लिए कंप्लीट लगभग ऑलमोस्ट गैप ही हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं है, अब फिर से एक रूटीन में हम लोग अभी डेली या बोलें या जब भी हम फ्री होंगे तो उसके हिसाब से मीन्स ये है कि अभी हम लोग एक ट्रैक पे फिर से अभी डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप कि वीकली मैं 2 या 3 या फिर 4-5 भी हो सकते हैं लेक्चर मैं प्रोवाइड करूँगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब ये थोड़ा विंटर वेकेशन होने की वजह से बच्चे चूँकि घर पे रहते हैं, फिर उनको थोड़ा सा रहता है कि हाँ उन्हें भी चेंज चाहिए, सबकी अपनी एक रूटीन होती है, तो थोड़ा ब्रेक होता है। तो इसके लिए हम लोगों को भी एज अ पेरेंट्स जो होता है, क्योंकि मैं मान लेती हूँ आप लोगों से तो जुड़ी हूँ ही, लेकिन हमारी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, और चूँकि ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को एक जिम्मेदारी निभानी होती है, तो थोड़ा टाइम हमारा उधर भी बिज़ी हो जाता है। तो इस बीच में थोड़ा सा लंबा ब्रेक हो गया था, बट अभी फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।